स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार इस YouTube चैनल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो के अंदर। तो आज के वीडियो से हम क्लास 10th का गणित सब्जेक्ट के अंदर वास्तविक संख्या नाम का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 1 है। और हम वादा करते हैं कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ज़्यादा और अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। क्लास हमारा एम रहेगा 100 में से 100 नंबर लाने का, क्योंकि मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो 4 साल के अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा करूंगा, जिससे कि आपके पढ़ाई के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो थोड़ा मैं नीचे लिखूंगा क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी चली जाती है, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा लिखूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अंक कितने होते हैं, तो अंक होते हैं मैथ के अंदर अगर बोला जाए अंक कितने होते हैं, तो अंक होते हैं 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल अंक कितने होते हैं अगर पूछा जाए कुल अंक कितने होते हैं, तो कुल अंक होते हैं 10, क्योंकि 1 से लेके 9 तक तो काउंटिंग होगी, उसके बाद में इस 0 को भी ऐड किया जाएगा, तो ये 10वां होता है। इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास अंकों को मिलाने पर, इन्हीं अंकों को आपस में जोड़ने घटाने पर, कुछ भी करने पर हमें क्या मिलती है, हमें मिलती है संख्या, जिसे हम बोलते हैं नंबर। तो संख्या क्या होती है, अंकों को मिलाने पर, अंकों को मिलाने पे क्या बनती है, अंकों को मिलाने पर संख्या बनती है। अंकों को आपस में मिलाने पर संख्या बनती है, ये कॉन्सेप्ट है। और संख्याओं के अंदर अगर हम बात करें तो मैं 100% श्योर हूं कि इसमें से बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, बहुत कमजोर रह चुके हैं। तो मैं बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप ये मत समझना कि हमें ये टॉपिक आता है, तो देखना जरा मैं इसको कैसे समझा रहा हूँ। बिल्कुल 0 लेवल का मतलब यही तरीका होता है कि यहाँ से स्टार्ट करना। और मैं वादा करता हूँ कि आपका सिलेबस आपको 2-3 महीनों के अंदर ही आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सब अंकों को मिलाने पे संख्या बनती है। तो संख्या के अंदर अगर हम बात करें इस चीज की, तो अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे कितने अंक हैं, तो यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 अंकों की एक संख्या है, अंकों से बनी एक संख्या। इसमें अगर अंक पूछा जाए तो इसमें अंक है 7, और अगर इसमें पूछा जाए कि कितनी संख्याएं हैं ये, तो ये एक संख्या है। इस प्रकार से इसको काउंट किया जाएगा। अब अगर आपको इतना भी पता है तो जरा और देखिए, जरा जस्ट अ सेकेंड। अगर आप अब इसका आंसर दीजिए, ये कितने अंकों की संख्या है, अपने अपनी कॉपी में लिखिए, ये कितने अंकों की संख्या है, तो आप सभी का आंसर आएगा सर हमने तो सीखा है काउंटिंग का ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने अंकों की संख्या है, 6 अंकों से बनी एक संख्या। यही आप गलती कर देते हो, क्योंकि इसमें 6 अंक नहीं है। स्टार्टिंग में जो 0 लगता है उसकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि अगर एक बात बताओ, आपके पास 5 रुपए हैं, अगर आप उसके इधर 0 लगाओ, कितने रुपए हैं भाई, अभी भी 5 रुपए हैं। अगर आप 0 1 लगा दो और, तो अभी भी कितने रुपए हैं, 5। पर इधर राइट साइड पे लगाओगे तो ये 50 बन जाता है।
इसकी राइट साइड जो वैल्यू लगती है 0 लगता है उसका मान होता है, पर लेफ्ट साइड 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए। तो ये कितने अंकों की संख्या थी? तो ये 6 अंकों की संख्या नहीं है, 5 अंकों की संख्या थी। देखने में आपको 6 लग रहे थे, पर ये 5 अंकों से मिलकर बनी एक संख्या थी। समझ में आया होगा आपको? तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे की बात करते हैं, इसको हम साइड करते हैं भाई। अब आते हैं हमारे पास प्राकृत संख्या। जिससे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। आपको हिंदी मीडियम में थोड़ा थोड़ा इसमें आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। इसे हम नेचुरल नंबर लिखते हैं, नेचुरल नंबर का n आ जाता है। अब देखिएगा, इसके बाद में और भी संख्या आएंगी तो जोड़ जोड़ के बनाते रहेंगे। तो प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं, कहाँ से शुरू होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। प्राकृत संख्या, जैसे मैं बोलूँ, ये देखो प्राकृत, प्राकृत मतलब ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है सर प्रकृति से। और प्रकृति किसे बोलते हैं? प्रकृति वो चीज होती है जो अपने आप होती है। जैसे बारिश का होना, ये एक प्राकृतिक घटना है। झरने में पानी का ऊपर से नीचे की तरफ गिरना, ये एक प्राकृतिक घटना है। किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ऊपर जाती है, फिर अपने आप नीचे आती है, ऊपर की तरफ फेंके फिर वो नीचे आती है, तो ये भी एक प्राकृतिक घटना है। तो ये जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रकृति, जो अपने आप होती हैं। तो उसी प्रकार से अगर मैं बोलूं कि संख्याओं के अंदर भी प्राकृत संख्या होती है, हाँ ऐसा भी होता है। अगर मैं आपसे किसी को भी बोलूं कि यहाँ पे आके काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हो? तो आप 0 से स्टार्ट करते हो क्या, या 1 से स्टार्ट करते हो? तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या निकलता है? 1 निकलता है, क्योंकि आपने काउंटिंग देखी होगी, हमेशा वो 1 से ही आप स्टार्ट करते हो। 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते जहाँ तक आपको बोलनी है। ये निशान किसका होता है? ये होता है अनंत का। तो आपको 1 से स्टार्ट करनी है, और जहां तक आपको रेडी करना है, जहां तक आपको बोलना है, तो वहां तक आप लिख सकते हो। इस निशान का मतलब ये होता है कि ये अनंत को डिनोट करता है कि ये संख्याएं आगे लगातार चलती रहती है, रुकती नहीं है। इसके बाद में आप बोलोगे सर इस काउंटिंग के अंदर थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, तो वो कमी किस चीज की है? बोलो 0 नहीं दिखाई दे रहा। तो 0 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 0 लाने के लिए इसमें कुछ कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। W से डिनोट किया जाता है, इसे बोलते हैं होल नंबर। तो जो कमी थी वो पूरी कर दो। कहाँ से स्टार्ट होगा? ये 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, अनगिनत तक जाएगा, जिसे अपने गिन नहीं सकते। ठीक है, इस प्रकार से ये चीजें चलेगी। अब हम बात करते हैं कि सर अगर आपने देखा होगा यहाँ पे एक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है कि देखो पहले 1 से हमने काउंटिंग स्टार्ट की, फिर हम पीछे आए 0 पे आए। क्या 0 से पीछे कोई दुनिया होती है? तो आपको एक चीज समझ में आएगी, 0 से पीछे होती है दुनिया, जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक, जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है इंटीजर्स बोला जाता है। इसको I से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है कि 0 तो होता ही होता है, प्लस में भी संख्याएं चलती है, और ये संख्याएं माइनस में भी चलती है। और कहां तक चलती है? माइनस के अंत तक चलती है। तो पूर्णांक वो संख्याएं होती है जो शून्य भी होती है, धनात्मक भी होती है, और ऋणात्मक भी होती है। तो ऐसी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक के अंदर भी आपको एक खास बात याद रखनी है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो इसके अंदर क्या होगा? आपको दिखेगा कि इसमें बनेगा सर पूर्ण प्लस अंक, तो जिसे हम बोलते हैं पूर्ण अंक, पूर्णांक। ये एक पूर्णांक को डिनोट करता है, पूर्ण अंक। इसमें पूर्णांक का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है पूर्ण प्लस अंक। तो पूर्ण प्लस अंक का मतलब होता है जो नंबर अपने आप में पूरा होता है, कंप्लीट होता है। जैसे अगर आपसे बात करें क्या ये नंबर अपने आप में कंप्लीट है? सर नहीं, ये तो आधा है सर। 3.5 ये सर 3.5 है, ये भी अपने आप में आधा है, मतलब पूरा नहीं है। 3.4 ये भी अपने आप में पूरा नहीं है। तो ये जो भी संख्याएं ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक कौन सी होंगी सर? 0, जो अपने आप में पूरा है।
0 अपने आप में पूरा है, 1 अपने आप में पूरा है, 2 अपने आप में पूरा है, -5 ये संख्याएं अपने आप में पूरी है, इसलिए हम इनको पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद में इसको छोटा कर देते हैं। इसके बाद जो संख्याएं आती है वो आती है इसके बाद जो संख्या है वो है अभी आपने सारी तरह की काउंटिंग पढ़ ली, जो धनात्मक होती है, जो शून्य होती है, जो ऋणात्मक होती है, ये सारी संख्याएं आपने पढ़ ली है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है तो वो 1 होगी। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछ ले तो वो आप डिफाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इन अनंत तक चलती है, सबसे बड़ा नंबर हम ज्ञात भी नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछा जाए पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है तो वो 0 होती है। क्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात की जा सकती है? नहीं भाई, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से अगर हम बात करें पूर्णांक के अंदर, क्या सबसे छोटा पूर्णांक निकाला जा सकता है? नहीं, माइनस की दुनिया में सबसे छोटा नहीं मिलेगा, ना तो बड़ा मिलता है ना ही छोटा मिलता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, पूर्णांक संख्याओं के अंदर ना तो सबसे छोटी संख्या निकाली जा सकती है और ना ही सबसे बड़ी संख्या निकाली जा सकती है। इसके बारे में अगर हम बात करें आगे, तो आगे की संख्याओं में आते हैं, हम देखते हैं जो हमें मिलता है वो होता है सम संख्या, जो आपने पढ़ा होगा इवन नंबर। फिर आपने पढ़ा होगा इसी के साथ में विषम संख्या, क्योंकि ये दोनों साथ में पढ़ाई जाती है। अब ये सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो भी अच्छी बात होगी। सम संख्या किसे बोलते हैं? वह संख्या जिसके अंतिम अंक अगर आपको 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से कोई दिखाई दे रही है तो वो सम संख्या कहलाती है। अगर इनके जो अंतिम अंक हैं वो अगर आपको 1, 3, 5, 7, 9 अगर आपको ये दिखाई दे रहे हैं तो वो विषम संख्या के अंदर काउंट होगी। मतलब अगर 2 का टेबल चलेगा, 2 का पहाड़ा चलेगा तो वो सम संख्या है, अगर नहीं चला तो वो विषम संख्या है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल की फॉर्म में दिखा देता हूँ, यहाँ देखना भाई, 7, 3, 4, 1, 2, 1, 0, 3, 0। अगर हम बात करें तो ये कौन सी संख्या है? सर लास्ट में 0 है, 2 की टेबल में आता है, तो ये एक सम संख्या है। अगर हम 0 को हटा दें, अब कौन सी संख्या है? तो अब ये विषम संख्या है, क्योंकि इसका अंतिम अंक 3 आ चुका है, जो कि 2 के पहाड़े में नहीं आता। अगर हम 3 को हटा दें तो अब आएगा सर लास्ट अंक 2 आ गया, जो कि 2 के पहाड़े में आता है, तो ये सम संख्या है। तो अगर आपको ये सम में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है। ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है, बिल्कुल छोटी क्लासों में जो पढ़ाया जाता है वही है। अगर हम बात करें आगे की, इसको हम थोड़ा और छोटा कर देते हैं, जैसे कि सारी संख्याएं एक जगह पर हैं, दिखाई नहीं होगा थोड़ा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा मेन रोल अदा करेगी, वो है अभाज्य संख्या और दूसरी है भाज्य संख्या। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है वो ये दोनों हैं। इसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं और इसे हम कंपोजिट नंबर के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। अभाज्य संख्याएं किसे बोलते हैं? तो आपको सिर्फ एक ही बात करनी है, जिनके दो इसके लिए सबसे आपको पहले भाज्य संख्या के बारे में बताना चाहिए। भाज्य संख्या किसे बोलते हैं? वह संख्या जो
दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। और वह संख्या जो केवल दो संख्याओं से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर दो से ज्यादा टुकड़े बनते हैं तो वो भाज्य के अंदर काउंट होंगे, अगर दो टुकड़े बनते हैं तो वो अभाज्य के अंदर काउंट होंगे। काउंटिंग में अपने स्टार्ट करते हैं, देखना भाई अपने आप पता लग जाएगा। इतना हो, एक बार हम 0 और 1 की बात नहीं करते, बाकी सभी की बात करते हैं। जैसे कि हमने अगर 2 के बारे में बात की, 2 में आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो 1 के पाड़े में आता है और ये 2 के पाड़े में आता है, तो जिसके दो टुकड़े बनते हैं तो वो इसके अंदर काउंट करेंगे भाई। 3 1 के पाड़े में आता है और 3 के पाड़े में आता है, जिसके दो टुकड़े बने वो भी इसके अंदर आएगा। 4 1 के पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में आता है, 4 के पाड़े में आता है, जिसके 3 दो से ज्यादा टुकड़े बन जाए वो इसके अंदर आएगा। 5 1 के पाड़े में आता है और 5 के पाड़े में आता है, तो जिसके दो टुकड़े बने वो इसके अंदर आएगा। ये 1 के पाड़े में, 2 के, 3 के, 6 के, दो से ज्यादा आ जाए तो इसके अंदर काउंट होगा भाई। 7 1 के पाड़े में आता है और 7 के पाड़े में आता है, तो 7 इसके अंदर आएगा। 8 जो है वो 1 के पाड़े में, 2 के, 4 के और 8 के पाड़े में आता है, तो ये इसके अंदर काउंट होगा। 9 1 के पाड़े में भी आता है, 2 के भी आता है, 3 के भी आता है और 9 के भी आता है, जिसके दो से ज्यादा टुकड़े बन जाए वो भी इसके अंदर आएगा। 10 भी इसके अंदर आएगा, 11 इसके अंदर आएगा, 12 इसके अंदर आएगा, 13 इसके अंदर आएगा और 14 इसके अंदर आएगा। इसी प्रकार संख्याएं आगे चलती रहती है। इस पैटर्न को आपको फॉलो करके यहाँ पे सारा का सारा लिख देना है। जरूर आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर हम बात करें कि हमने यहाँ पे 0 और 1 की बात नहीं करी, तो ये बताइए सर 0 किसके पाड़े में आता है? 0 आता है 0 के पाड़े में, 1 आता है सिर्फ 1 के पाड़े में। तो अगर हम बात करें 0 0 के पाड़े में आता है और 1 1 के पाड़े में आता है, तो ना तो दो टुकड़े बने इसके, ना ही दो से ज्यादा बने, मतलब ना तो इसके दो हैं ना दो से ज्यादा हैं। तो मतलब ये ना तो भाज्य संख्या है और ना ही ये अभाज्य है, न तो भाज्य न ही अभाज्य। मतलब ये संख्या ना तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, बिल्कुल इजी था। अब हम एक छोटे से इस पे क्वेश्चंस लगा लेते हैं। जो क्वेश्चंस क्या रहेंगे, वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। पर सबसे बड़ी संख्या अपने निकाल नहीं सकते, क्योंकि आगे की काउंटिंग हमें पता भी नहीं क्या आएगी। अगर हम बोलें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, वो होती है 4। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है? 4। क्योंकि हमारा दिमाग चलता है वो 0 तक चलता है, या 1 तक या 2 तक, 4 तक कभी पहुंच नहीं पाता। तो 4 सबसे छोटी संख्या भी हो सकती है, ये बात आप ध्यान रखें। ये सबसे छोटी संख्या है। अगर ये पूछा जाए कि अभाज्य संख्या के अंदर या भाज्य संख्या के अंदर सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो वो 9 भी हो सकती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस 2 को देखो और इस बाकी रकमों को देखो, आपको एक पैटर्न दिखेगा। ये 2 जो है ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये एक तो सम संख्या भी है, ऊपर से ये अभाज्य संख्या भी है। मतलब किसी के पहाड़े में नहीं आती, किसी के टेबल में नहीं आती। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी।
ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक करवाता हूँ, इस ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे जरा। सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या, फिर आती है पूर्ण संख्या, फिर आती है पूर्णांक, और फिर अगर आपको मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है पर पढ़ाया जाएगा, जो होती है परिमेय संख्या। ठीक है। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करते हैं, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो ये जो संख्याएं आएंगी आपको डायरेक्ट और सीधा ही बोलना है सत्य। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको सीधा ही बोलना है कि ये सर ये हमेशा असत्य ही रहेगा। ये ध्यान रखें। तो जैसे इसके क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ, इसको छोटा करके साइड में रखते हैं। ये ट्रिक हमने साइड में कर दी। अब इसके क्वेश्चन देखना भी क्या है जो पूछ जाते हैं, वो ये है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक है। तो अब देखते हैं जरा, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण है। ऊपर से नीचे तरफ जाएंगे तो क्या आएगा? सत्य आएगा। इसका आंसर है सत्य। सभी पूर्णांक प्राकृत हैं, सभी पूर्णांक प्राकृत हैं। नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या आएगा? असत्य आएगा। ये असत्य है। ऐसे और भी क्वेश्चन बनेंगे। प्रत्येक पूर्ण पूर्णांक होता है, पूर्ण से अपने पूर्णांक के नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा? सत्य आएगा। ये आपकी ट्रिक भी पूरी होगी और आपके क्वेश्चन भी पूरे होंगे। बिल्कुल बेसिक से मैंने आज स्टार्ट किया था। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको की लेटेस्ट अपडेट वीडियो की मिलती रहे। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका साथ की आवश्यकता है। जय हिंद।